हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल M4 मैथ 0.4 पर। देखिए, आज आप लोगों के सामने हम इतिहास के कुछ टॉपिक को रखेंगे, जिसमें जिस प्रकार से भारत में स्वतंत्रता संग्राम चला था, उसी प्रकार से अफ्रीका में संविधान को लेकर कुछ बातें आई थी। आज उस बात को पढ़ेंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो 9वीं क्लास से संबंधित है, उसको पढ़ने वाले हैं। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो है दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान की रचना। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान की रचना। देखिए, जिस प्रकार से हमारे भारत में संविधान बनाने को लेकर एक प्रोसेस चला था शुरुआत से ही, जब से भारत अंग्रेज़ों का अधीन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे 1885 में आकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना। और उसके बाद उस कांग्रेस का एक मकसद हो गया कि हमें भारत को क्या करना है, अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाना है। और धीरे धीरे जब ये बातें आगे बढ़ती गई तो 1930 में स्वाधीनता दिवस भी मनाया गया संविधान बनाने को लेकर। और धीरे धीरे ये सब बातें आगे बढ़ते बढ़ते जब भारत आज़ाद हो गया तो उसके बाद भारत को सुचारू ढंग से चलाने के लिए भारत के नीति नियमों को बनाएंगे। भारत के जो नागरिक हैं उनको कुछ अधिकार दिए गए, कुछ कर्तव्य दिए गए और कुछ कानून बनाए गए, जिसके तहत भारत का जो व्यवस्था है, शासन प्रशासन, भारत में जो विविधता है उसको देखकर कि भारत के हर एक प्रकार के, हर एक जाति धर्म के लोग ठीक ढंग से भाईचारा के रूप में रहें, इसके लिए संविधान बना दिया गया। और भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। भारत का जो संविधान बना था वो संविधान सभा से बना था। संविधान सभा बनाई गई थी उसके लिए, जिसमें बहुत सारे प्रतिनिधि थे जो जीत कर गए थे और वहाँ पर संविधान को बनाया था। भारत का संविधान बनकर जो तैयार हुआ था वो कब हुआ था बताइए? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1900। क्यों लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को इसी दिन स्वाधीनता दिवस मनाया गया था और उसी दिन के तर्ज पर 26 जनवरी 1950 को भी भारतीय संविधान को लागू किया गया। अब पढ़ेंगे हम लोग कि दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान की रचना। अब हम दक्षिण अफ्रीका की बात करेंगे तो जिस प्रकार से भारत में, जब भारत अंग्रेज़ के अधीन था तो अंग्रेज़ भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। भारत में वो धर्म के आधार पर लोगों को 2 भागों में बांट दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि अंत में जाते ही जाते मुस्लिमों के द्वारा एक अलग राष्ट्र की मांग कर ली गई। हालांकि सभी मुस्लिम नहीं थे, बहुत ऐसे भी मुस्लिम थे जिनको भारत ही पसंद था, संयुक्त भारत पसंद था, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुस्लिम थे जो अलग राष्ट्र की मांग करने लगे और उन्हीं के नाम पर पाकिस्तान बना। तो इस प्रकार से भारत का विभाजन हुआ था। अंग्रेज़ों ने भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी, जिसके तहत वो बहुत दिनों तक, लगभग 200 सालों तक भारत पर राज किया। यही घटना अफ्रीका में भी हुआ। अफ्रीका में जो जनता थी, जब वहाँ पर अंग्रेज़ी शासन आया और अंग्रेज़ी शासन वहाँ पर जब आया तो वहाँ की जनता को 2 भागों में बांट दिया, फूट डालो राज करो। और वहाँ की जो जनता थी उसको धर्म के आधार पर नहीं, उसको रंग के आधार पर बांट दिया। उसको रंग के आधार पर बांट दिया, एक अश्वेत और दूसरा हो गया श्वेत, मतलब गोरा और काला। गोरा और काला को 2 भागों में बांट दिया अंग्रेज़ों के द्वारा। जो गोरा वहाँ का था, वहाँ का शासक वर्ग था वर्तमान का, और वहाँ पर गोरा का ही चलता था, पूंजीपति वाला था, रुपया पैसा उसी के पास हुआ करता था ज़्यादा। और जो काला यानी अश्वेत था, उनकी जनसंख्या ज़्यादा थी, लेकिन वो लोग क्या थे? गरीब थे। उन लोगों की बात वहाँ पर नहीं सुना जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा।
तो लिखा कि 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में स्वर्णिम दिन माना गया। इस तिथि को नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले और श्वेत राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। देखिए, जैसे भारत को आज़ाद कराने में हमारे भारत में महात्मा गांधी का योगदान है, उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका को आज़ाद करवाने में, वहाँ के लोगों को एकजुट करने में नेल्सन मंडेला का कार्य है। हमारे महात्मा गांधी का तुलना नेल्सन मंडेला से किया गया है कि भारत में जिस प्रकार से गांधी ने काम किया, उसी प्रकार से अफ्रीका में किसने काम किया था? नेल्सन मंडेला ने काम किया था। तो आपको लिखेंगे सबसे पहला स्टार, लिखेंगे 26 अप्रैल 1994 को 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में नेल्सन मंडेला ने वहाँ के पहले अश्वेत राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। अब इसके साथ लिखा है कि जो अफ्रीका है वहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन, और साथ साथ ये कहें कि श्वेतों का शासन, जो वहाँ का गोरा जो वहाँ के जाति थे, या गोरा और काला दो भागों में बांटा था वहाँ के नागरिकों को। तो जो गोरे थे, श्वेत थे, उन्होंने 350 साल से जो अश्वेत था उनका दमन कर रहा था, मतलब उनको परेशान किया जा रहा था, उनको उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा था, जो काले थे उनको। और इसी दर क्रम में वहाँ पर 18वीं सदी में लिखा कि 18वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका में जो यूरोप के व्यापारी थे वो व्यापार करने आए थे। जिस प्रकार से भारत में भी आए थे यूरोप के व्यापारी, जिसमें फ्रांस है, डच है, इंग्लैंड का, ब्रिटेन का आया था, उसी प्रकार से यूरोप के जो व्यापारी थे वे अफ्रीका में भी गए थे व्यापार करने। और उन्होंने व्यापार करते करते ही जिस प्रकार से भारत में वहाँ के नागरिकों को, वहाँ के जो भूमि है उन पर कब्जा करते करते पूरा भारत पर कब्जा कर लिया, उसी प्रकार से जो यूरोप के व्यापारी थे वो अफ्रीका में भी जाकर पूरे अफ्रीका पर अपना आधिपत्य जमा लिया। इसी क्रम में हुआ क्या, तो लिखिए आप लोग, 18वीं शताब्दी में दक्षिण अफ्रीका में यूरोप की कंपनियां व्यापार करने आई थी। यूरोप की कंपनियां व्यापार करने आई थी। यूरोप की कंपनियां व्यापार करने आई थी। जिसके तहत यह कहा गया व्यापारी बनकर आए
और देश पर शासन करने लगे। व्यापारी बनकर आए और देश पर शासन करने लगे। बस वही घटना, जो घटना भारत के साथ घटी थी, वही घटना अफ्रीका के साथ भी घटी। अफ्रीका में भी 17वीं 18वीं शताब्दी के दौरान अंग्रेज व्यापारी बनकर गए थे और वहाँ पर व्यापार के साथ साथ उन्होंने उस देश पर शासन करना भी शुरू कर दिए। शासन करने का जिस प्रकार से भारत में वजह था कि वो भारत के नागरिकों को धर्म के आधार पर हिंदू और मुस्लिम में तोड़ दिया था, अन्य धर्म भी थी, उसी प्रकार से वो अफ्रीका में जाकर वहाँ के लोगों को दो भागों में विभक्त कर दिया था, श्वेत और अश्वेत। और इसी भावना को कहा गया कि फूट डालो और राज करो। अगर आपको किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी देश पर या किसी परिवार पर राज करना है तो आपको क्या करना होगा, वहाँ पर फूट डालवानी पड़ जाएगी। ये अंग्रेजों ने हमें बताया कि फूट डालो और राज करो। इस प्रकार की नीति अंग्रेजों की थी। तो आप सभी लोग लिखिए। लिखेंगे यूरोपीय ने, नेक्स्ट स्टार में लिखेंगे यूरोपीय ने फूट डालो और शासन करो की नीति फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाकर जिस प्रकार भारत को धर्म के आधार पर बांटा था, धर्म के आधार पर बांटा था, उसी प्रकार अफ्रीका में रंग भेद की नीति अपनाकर वहाँ के लोगों पर शासन किया। वहाँ के लोगों पर शासन किया। अगला स्टार लिखिए। रंग भेद की नीति के आधार पर वहाँ के नागरिकों को श्वेत और अश्वेत, रंग भेद की नीति को अपनाकर वहाँ के नागरिकों को श्वेत और अश्वेत, जिसको गोरा और काला की भी संज्ञा दी गई है, श्वेत और अश्वेत, श्वेत मीन्स गोरा और अश्वेत मीन्स काला, श्वेत और अश्वेत में बांटकर श्वेतों द्वारा
श्वेतों द्वारा अश्वेतों के साथ श्वेतों द्वारा अश्वेतों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार तथा उनका दमन किया जाता था भेदभावपूर्ण व्यवहार का मतलब गोरों के द्वारा वहाँ के कालों जिसको हम लोग अश्वेत कहेंगे उन पर अत्याचार किया जाता था। अत्याचार किस रूप में? तो जहाँ गोरा, जिस जगह पर गोरा का बस्ती था, जहाँ पर उनका घर था, वहाँ पर कोई भी अश्वेत जमीन लेकर घर नहीं बना सकता था। जिस गाड़ी में श्वेत सफ़र कर रहे हैं उस गाड़ी में अश्वेत सफ़र नहीं कर सकता था। जिस सम्मेलन में श्वेत थे उस सम्मेलन में अश्वेत नहीं जा सकता था। इस प्रकार से उन पर अत्याचार किया जाता था। साथ ही ये भी कहें कि अश्वेतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, मत देने का अधिकार नहीं था, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार से अश्वेतों को प्रताड़ित किया जाता था वहाँ के श्वेतों द्वारा, वहाँ के गोरों द्वारा। लेकिन हर एक शासन का अंत हुआ है इस दुनिया में। धीरे धीरे कालों के अंदर, कालों का मतलब अश्वेतों के अंदर, जो अपने राष्ट्र के प्रति, अपने अश्वेत भाइयों के प्रति एक भावना जगी और लोगों ने धीरे धीरे इस चीज़ को समझने लगा कि हमारे ऊपर जो श्वेत है उसके द्वारा दमन किया जा रहा है। तो इसके रूप में उन्होंने अपने आप को उबारना चाहा और नए नए आंदोलन खड़े कर दिए। इस प्रकार से प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आप सभी जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि आग अगर आगे से कोई कुछ कहेगा तो उसके सामने से पलटवार भी किया जाता है। तो जिस प्रकार से श्वेतों के द्वारा अश्वेतों को परेशान किया जाता था, उसी प्रकार से अब अश्वेत जो थे वो समझदार होने शुरू हो गए। धीरे धीरे उन्होंने इस बात को जान लिया कि जो श्वेत है वो हमें परेशान कर रहा है, वो हमारा दमन कर रहा है। 1947 में भारत स्वतंत्र हो चुका था। स्वाधीनता संग्राम का परिणाम विश्व के सामने था। जिस प्रकार से भारत ने 1947 में आज़ादी प्राप्त की, पूरा देश और दुनिया ने जाना कि भारत अब आज़ाद हो चुका है। इससे प्रेरणा लेकर दक्षिण अफ्रीका के भी अश्वेत, अन्य मिश्रित नस्ल के निवासी तथा भारतीय मूल के लोगों मिलकर रंगभेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया। अब जब ये बात अफ्रीका के लोगों को पता चला कि जब भारत आज़ाद हो सकता है अंग्रेज़ों से, तो हम लोग क्यों नहीं हो सकते हैं। उन्होंने भारत के तर्ज पर ही, उन्होंने भारत के इतिहास को समझा होगा कि भारत में भी इस प्रकार से आंदोलन चला। महात्मा गांधी एक आंदोलनकारी थे जो सबसे आगे रहते थे आंदोलन चलाने में। उसी प्रकार से अफ्रीका के लोगों ने भी कहा कि जब भारत आज़ाद हो सकता है तो हम लोग क्यों नहीं हो सकते हैं। तो वहाँ के जो अश्वेत लोग थे और भी अनेक नस्ल के जो लोग थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम छेड़ दिया, उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया, आंदोलन करना शुरू कर दिया। तो उन्हें ये आंदोलन करने की सीख कहाँ से मिली? भारत से मिली कि जब भारत आंदोलन करके आज़ाद हो सकता है तो हम लोग क्यों नहीं आज़ाद हो सकते हैं। जिस प्रकार से भारत में एक पार्टी बनाई गई थी जिसका नाम क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 1885 में बना था। ये जो पार्टी थी 1885 से लेकर 1947 तक, अभी वर्तमान में भी अस्तित्व में है। 1947 तक जितने भी कार्य हुए, आंदोलन हुए, उन सभी का नेतृत्व करती थी ये पार्टी। कोई भी आंदोलन होता था, कोई भी कार्य होता था, कोई भी कार्यक्रम होता था, तो उसमें सबसे पहले सहमति कहाँ बनती थी? इस आंदोलन से।
इस पार्टी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसी पार्टी के आधार पर अफ्रीका में भी एक पार्टी बनाई गई जिसका नाम क्या पड़ा, जिसका नाम पड़ा अफ्रीका नेशनल कांग्रेस। ये इसको लिखेंगे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनाकर, वहाँ की जो पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनाकर, और उसका नेतृत्व जो अनेक नेता के द्वारा करने लगा, जिसमें सबसे आगे रहने वाले नेता जो थे उनका नाम क्या था, तो नेल्सन मंडेला। जिस प्रकार से जो अस्तित्व हमारे भारत के लिए महात्मा गांधी का है, वही अस्तित्व अफ्रीका के लिए नेल्सन मंडेला साहब का है। उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में बहुत हद तक प्रयास किया था। उन्होंने अपना जान निछावर कर दिया था कि हमें इस भेदभाव को ख़त्म कर देना है, हमें अफ्रीका को स्वतंत्र करवा देना है। लिखा है कि दक्षिण अफ्रीका में भी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन चला, और महात्मा गांधी की तरह दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने आंदोलन का नेतृत्व किया। लिखिए आप सभी लोग, जिस प्रकार भारत में आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व, आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया था। और जिस प्रकार का नेतृत्व करता जिस प्रकार के नेतृत्वकर्ता भारत को महात्मा गांधी के रूप में मिला था, महात्मा गांधी के रूप में मिला था। ठीक उसी प्रकार अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस नाम का पार्टी बनाकर, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस नाम का पार्टी बनाकर नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में
स्वतंत्रता आंदोलन चलाया गया। स्वतंत्रता आंदोलन चलाया गया। शुरुआत के दिनों में जब नेल्सन मंडेला साहब, जब ये पार्टियां नहीं बनी थी, उससे पहले से ही अपने आंदोलन में एक्टिव थे, तो जो श्वेत थे वहाँ के, जो गोरो थे, उसके द्वारा नेल्सन मंडेला साहब को जेल में बंद कर दिया गया, जेल में कैद कर दिया गया। और धीरे धीरे जब आंदोलन चरम पर आई, वहाँ के लोगों ने, वहाँ के अश्वेत लोगों ने आंदोलन शुरू किया, तो इस आंदोलन से परास्त होकर जो वहाँ का गोरा था, वहाँ का श्वेत था, उन्होंने नेल्सन मंडेला साहब को जेल से बाहर कर दिया, रिहा कर दिया। तो आप अगले स्टार में लिखें, आंदोलन के बाद 1990 में उन्नीस सौ नब्बे में 28 वर्षों तक उन्नीस सौ नब्बे में जो शुरुआत में लिखा है उसको काट दीजिए और आप ऐसे लिखेंगे कि 28 वर्षों तक कैद की सज़ा काटने के बाद, 28 वर्षों तक कैद की सज़ा काटने के बाद 1990 में 1990 में नेल्सन मंडेला को रिहा कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। जब इस प्रकार का आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में चला तो वहाँ के जो वर्तमान सरकार थी या वर्तमान राष्ट्रपति था, उनके द्वारा उनकी मांगों को सुन लिया गया। कहा कि भैया जब इतना आंदोलन हो ही रहा है तो बाद में जो देश पर विभिन्न प्रकार का आघात पहुँचेगा आंदोलन के दौरान, तो उससे बढ़िया है कि अब आप हार मान लो, अब उन लोगों का मांग को सुन लिया जाए। तो तब तत्काल वर्तमान जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, जो श्वेत थे, जो गोरा वहाँ के राष्ट्रपति थे, डी क्लार्क, उन्होंने उदारवादी भावना लाई और वहाँ के जो अश्वेत नागरिक थे उनकी बातों को सुनकर उनको अधिकार, जो वोट देने का था या फिर अन्य अधिकार था, वो दिया गया। तो आप अगले स्टार में लिखेंगे आंदोलन के बाद आंदोलन के बाद वहाँ के रंग भेद की नीति, आंदोलन के बाद वहाँ के रंग भेद की नीति समाप्ति के कागार पर पहुंच गया। समाप्ति के कागार पर पहुंच गया, जिससे प्रभावित होकर
प्रभावित होकर वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति डी क्लार्क ने उदारवादी और समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाया। उसी में लिखिए, उन्होंने रंग भेद समाप्त कर दिया। और अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस एवं अन्य अश्वेत दलों के साथ समझौता कर लिया। अश्वेत दलों के साथ समझौता कर लिया। जब इस प्रकार से वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, जिनका नाम क्या था, डी क्लार्क, उन्होंने इस आंदोलन के बाद वहाँ का जो अश्वेत संगठन था, जिसमें सबसे मुख्य संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, उसके साथ साथ और जितने भी संगठन, जितनी भी पार्टियां थी, उस सब के साथ क्या कर लिया, समझौता कर लिया। और समझौता करने के बाद उनके द्वारा उन सभी को, जो अश्वेत नागरिक थे, उन सभी को वो सारे अधिकार दे दिए गए जो एक श्वेत नागरिक को मिलता था। दक्षिण अफ्रीका एक गणराज्य बन गया। नेल्सन मंडेला ने राष्ट्रीय सरकार का गठन किया और नोबेल पुरस्कार प्राप्त मंडेला ने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। और जब वो राष्ट्रपति बने तो आम साधारण शब्दों में अगर समझे कि अगर आपको कोई परेशान करेगा तो क्या आप परेशान करने वालों के लिए अच्छी नीति अपनाएंगे? आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन जो नेल्सन मंडेला साहब थे, उनको बाद में राष्ट्रपति बनाया गया और वो पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। उससे पहले भी राष्ट्रपति था, लेकिन वो पहले अश्वेत यानी काले राष्ट्रपति थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, गोरा के द्वारा जो काले लोगों को परेशान किया गया है, अब अगर हम राष्ट्रपति बनेंगे तो इसका अपोजिट हम नहीं करेंगे। मतलब हम काले राष्ट्रपति होकर हम गोरा को परेशान नहीं करेंगे, हम सबको बराबर की भावना से देखेंगे। इस प्रकार से महान व्यक्ति थे नेल्सन मंडेला साहब। उन्होंने बदले की भावना से राष्ट्रपति नहीं बनाया, उनको राष्ट्रपति जो बनाया गया, उसके बाद उन्होंने भाषण में कहा कि गोरा हो या काला, सबको समान अधिकार देंगे और हम सबको समान नज़रों से देखेंगे कि सभी समान नागरिक हैं। और इस प्रकार से इस क्रम में, इस आंदोलन के क्रम में जब समाप्ति हुई तो वहाँ पर नेल्सन मंडेला साहब को प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बनाया गया।
अब लिखेंगे आगे। इस आंदोलन के समाप्ति के बाद दक्षिण अफ्रीका को वहाँ का संविधान बनाकर दक्षिण अफ्रीका को वहाँ का संविधान बनाकर उसे गणराज्य घोषित कर दिया गया। उसे गणराज्य घोषित कर दिया गया। तथा नेल्सन मंडेला को वहाँ का प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति चुन लिया गया। प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति चुन लिया गया। अगला स्टार 18 नवंबर 1993 को 18 नवंबर 1993 को अश्वेतों को मतदान करने का अधिकार प्रदान किया गया। मतदान करने का अधिकार प्रदान किया गया। प्रदान किया गया। देखिए, जब संविधान वहाँ पर बनाया गया तो संविधान एक दो व्यक्ति से नहीं बनता है। वहाँ पर पूरे अफ्रीका से प्रतिनिधि जो थे सांसद के रूप में चुनकर आए और वो सभी संविधान सभा में बैठकर और संविधान पर चर्चा परिचर्चा करने लगे। वहाँ पर संविधान जो बनाया गया वो सभी प्रतिनिधि मिलकर संविधान बनाते थे। संविधान मीन्स जो वहाँ की शासन व्यवस्था कैसे चलेगी, क्या कानून होंगे, वहाँ के नागरिकों को क्या अधिकार दिया जाएगा, क्या कर्तव्य दिया जाएगा, राष्ट्रपति का अधिकार क्या होगा, प्रधानमंत्री का अधिकार क्या होगा, ये सभी बातें संविधान में लिखी होती है। तो इसी प्रकार से वहाँ पर नागरिकों को क्या दिया गया, अधिकार दिया गया और संविधान की विवेचना की गई। तो वहाँ पर संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाया गया जिसमें अफ्रीका के अलग अलग क्षेत्रों से प्रतिनिधि जीतकर आए और उन्होंने संविधान बनाया। तो जिस प्रकार से भारत में जो संविधान है भारत का, उसको बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। उसी प्रकार से अफ्रीका का जो संविधान था उसे बनने में 1 वर्ष 10 माह और 28 दिन का समय लगा था। तो आप सभी लोग लिखेंगे संविधान बनाने के लिए
वहाँ 400 सदस्यीय राष्ट्रीय सभा, 400 सदस्यीय राष्ट्रीय सभा तथा 90 सदस्यीय सीनेट की व्यवस्था की गई। सीनेट की व्यवस्था की गई। 90 सदस्यीय सीनेट की व्यवस्था की गई। अगला स्टार लिखेंगे आप। अफ्रीका का संविधान बनाने में अफ्रीका का संविधान बनाने में एक वर्ष 10 माह 28 दिन का समय लगा था। और जिस दिन संविधान लागू हुआ तो राष्ट्रपति के रूप में चुने गए नेल्सन मंडेला साहब ने अपने भाषण में कुछ बातें कही थी, जिसमें ये बात उन्होंने मुख्य रूप से कहा कि हम एक युग की समाप्ति और नए युग के आगमन की दहलीज पर हैं। हमारे देश के इतिहास में पहली बार 27 अप्रैल 1994 को सभी दक्षिण अफ्रीकी, चाहे उनकी भाषा, धर्म और संस्कृति कुछ भी हो, उनका रंग या वर्ग जो भी हो, समान नागरिकों के रूप में मतदान करेंगे। मतलब उन्होंने जिस दिन ये संविधान लागू किया उस दिन अपने अभिभाषण में कहा कि हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उनका संस्कृति कुछ भी हो, उसका रंग कुछ भी हो, उन सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेगा और सभी नागरिक समान अधिकार के रूप में वहाँ मतदान करेंगे, अर्थात वोट देंगे। इन सभी बातों के साथ जो सबसे अंतिम क्षण है उसको लिख लीजिए स्टार में। अफ्रीका का संविधान 27 अप्रैल 1994 को 27 अप्रैल 1994 को लागू किया गया। सत्ताईस अप्रैल 1994 को लागू किया गया। इस प्रकार से जो अफ्रीका का स्वतंत्रता आंदोलन है, इसकी पूर्ण बातें तो नहीं की गई है, लेकिन अफ्रीका में संविधान की रचना किस प्रकार से हुई, उसका क्या बैकग्राउंड रहा था, उन सभी की चर्चा हम लोगों ने कर लिया। अब इससे आगे जो संविधान बनने के बाद क्या क्या व्यवस्था वहाँ पर अपनाई गई, उसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है।